हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है एक और बार आप लोगों का हमारे अगले सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक साम्य अवस्था। आज के सेशन में मेजरली हमने क्या किया है, हमने प्रैक्टिस के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर किया है। हमने एक एक पीवाईक्यू उठाया है, जिसके थ्रू हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर के कवर किए हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। इस चैप्टर से जेईई मेंस के पेपर में एक सवाल और जेईई एडवांस के सवाल पेपर के अंदर ना सिर्फ एक सवाल, कभी कभी पूरा पैराग्राफ भी आ जाता है। बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है ये 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। तो प्लीज कोशिश करिएगा आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। जहां तक बात है इसके नोट्स कहां मिलेंगे, तो बेटा जी इस क्लास के नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाना है, अपने बैच को सर्च करना है और नोट्स उठाने हैं। जिन बच्चों को पीडब्ल्यू के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं जबकि सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो आप भी उस रेस में जुड़ सकते हैं। जल्दी से क्लास को अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी एंड थोड़ा वर्कलोड की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट यस, अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपनी पूरी सीरीज को वाइंड अप करें, क्योंकि फिर आगे और भी सीरीज आने वाली है, जैसे कि मंजिल हिंदी और भी अच्छी अच्छी सीरीज। तो हमें ये सीरीज निपटाएंगे तभी तो उन सीरीज पे जाएंगे, राइट। तो इसीलिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था यूट्यूब पे क्लास लेके। बट यस, अभी हम रेगुलरिटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आयनिक साम्य अवस्था। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को करेंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ी है, पर मैं हर क्वेश्चन से रेलेवेंट थ्योरी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें और बातों को कवर करते हैं। अगर मैं यहां पे आप लोगों से बातचीत करूं, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिस के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं पूरे चैप्टर का तरीके से, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जाएंगे सवाल के थ्रू। अगर मैं आपसे बात करूं, पहला सवाल जो है हमारा, तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक है। इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव वाला पॉइंट है। बट क्योंकि ये सवाल आया हुआ है पेपर में, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इसको क्लास में एड्रेस करूं एक बार। सवाल ये कहता है कि वर्षा के पानी का पीएच क्या होता है। तो हम लोग एसिड रेन के बारे में जनरली यहां बात करते हैं, और अगर एसिड रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो पीएच 7 से कम होना बनता है। और ये चीज एक रिजल्ट की तरह हमें याद रखनी है कि वर्षा के पानी का जो पीएच है वो 5.6 होता है। ये रिजल्ट आपको याद ही रखना होता है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है। बढ़िया बात, आंसर हो जाएगा 5.6। अच्छी बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहां से शुरू होती है हमारी एक्चुअली चीजों की शुरुआत। बेटा ये जो आयनिक साम्य अवस्था का चैप्टर है, अगर मैं आपसे खास तौर पे बात करूं, तो यहां पे जो हीरो है वो है पीएच। आपको तरह तरह से पीएच निकालना पड़ता है। चाहे तुम अम्ल के केस में बेसिक तरीके से निकालो -log H+, चाहे तुम लवणों का जलीय अपघटन मानो, चाहे तुम दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का केस मानो, या फिर तुम बफर का केस मानो, तुम्हें पीएच की गणना करनी होती है अलग अलग तरीकों से। तो मैं हर तरीके का सवाल लाया हूं ताकि मैं हर तरीके का कॉन्सेप्ट यहां पे अच्छे से कवर कर पाऊं। ठीक है, अगर मैं हर तरीके का कॉन्सेप्ट कर पाऊं, तो आप देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 विलयन को 30 ml 0.2 मोलर NH4OH विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की पीएच क्या होगी अगर NH4OH का pKb 4.7 है। बेटा अगर किसी चीज का Ka या Kb, pKa या pKb दिया जाता है, तो यह बात तो आपको भी पता है कि वो चीज दुर्बल की कैटेगरी में आती है। यानी कि अम्ल का नहीं दिया हुआ, तो अम्ल तो मेरा प्रबल है, परंतु क्षार मेरा दुर्बल है। अगर क्षार मेरा दुर्बल है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि यहां पे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार की बात हो रही है। अब दूसरी बात, मुझे पता है अम्ल और क्षार अगर क्रिया करते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, कैसे होगा H+ के बारे में बातचीत। तो आप देखें H2SO4 से 2 मोल H+ निकलने वाला है। तो मैंने बोला कि यहां पे अगर मैं H+ की बात करूं, NH4OH से मैं क्षार की बात करूं, तो बेसिकली जब ये दोनों क्रिया करेंगे, ये और ये, तो अमोनियम सल्फेट बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं क्या बेसिकली कि ये अमोनियम आयन बन गया और वाटर बन गया।
अगर आप इस रिएक्शन में कंफर्टेबल नहीं है तो आओ बिल्कुल बेसिक से लिखते हैं इस बात को। ध्यान से देखना, मैंने बोला कि मेरे पास H2SO4 है, इसके साथ मैं क्रिया करवा रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और हमारे पास में बन रहा है अमोनियम सल्फेट, और साथ में वाटर, साथ में वाटर। अगर आप नोटिस करें तो दो अमोनियम आयन है, तो यहां पे मैंने दो लगा दिया, है ना जी? सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अम्ल आपका H+ का स्रोत होता है, क्षार आपका OH- का स्रोत होता है, और यहां आपका अमोनियम आयन बन रहा है, ठीक है, और साथ में आपका जल निकल रहा है। मैंने ये चीज लिखने की कोशिश करी ऊपर वाली रिएक्शन से। अब अगर आप देखेंगे H2SO4 का डेटा, तो H2SO4 का डेटा है 0.1 मोलर। H2SO4 का हमारे पास में डेटा है 0.1 मोलर 20 ml। तो बेटा मुझे ये बात पता है कि मोलरता बराबर होती है मोल अपॉन लीटर में आयतन। मोलरता बराबर होती है मोल अपॉन लीटर में आयतन। तो यहां से मोल बराबर हो गया मोलरता इंटू लीटर में आयतन। मोल बराबर क्या हो गए? मोलरता इंटू लीटर में आयतन। अब अगर लीटर में करना है या तुम एमएल में लिख लो, अगर एमएल में लिखोगे तो ये मिली मोल हो जाएंगे, अगर एमएल में लिखोगे तो ये मिली मोल हो जाएंगे। तो हमने बोला कि मिली मोल हमारे पास में क्या हो जाएंगे? H2SO4 के हो जाएंगे मोलरता इंटू आयतन, तो 0.1 इंटू 20, तो आंसर हो जाएगा 2 मिली मोल। पर मुझे यह समझ में आ रहा है कि H2SO4 से H+ बनता है, H2SO4 से H+ बनता है। तो अगर ये 2 मिली मोल है तो 1 मोल पे 2 मोल, तो 2 पे ये कितना बनेगा? 4 मिली मोल। ये कितना बन जाएगा? 4 मिली मोल। बढ़िया बात है। अगर ये 4 मिली मोल बन गया तो यहां से मुझे समझ में आया कि ये चीज है 4 मिली मोल। अगर मैं OH- की बात करूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डेटा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डेटा है 0.2 मोलर 30 ml। 0.2 मोलर 30 ml। तो अगर मैं यहां मिली मोल निकालने की कोशिश करूं तो मिली मोल क्या हो जाएंगे? 0.2 इंटू 30 यानी कि 6 मिली मोल। 6 मिली मोल। अगर ये 6 मिली मोल हो जाएगा तो ये हमारा 4 मिली मोल है, ये हमारा 6 मिली मोल है। गौर से देखें, 1 मोल पे 1 मोल क्रिया कर रहा है तो 1 मिली मोल पे 1 मिली मोल क्रिया कर जाएगा, ठीक है। तो 4 मिली मोल पे 4 मिली मोल क्रिया कर जाएगा। हमें ये तो समझ में आता है ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि ये LR है। जब अभिकर्मक में एक से ज्यादा चीज का डेटा दिया हो तो हमें LR पता करना पड़ता है। यहां H+ हमारा LR है। अगर H+ मेरा LR है तो बेटा जी ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0। अब 1 पे 1 क्रिया कर रहा है तो 4 पे 4 क्रिया करेगा, तो बचेगा कितना? 2 मिली मोल। बचेगा कितना? 2 मिली मोल। 1 पे 1 बन रहा है तो 4 पे 4 बनेगा, तो ये भी बनेगा 4 मिली मोल। अब आप एक बात को गौर से देखें, हम बोलते हैं कि जब हमारे पास बीकर में एक दुर्बल क्षार और उसके प्रबल अम्ल के साथ का लवण, एक दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ वाला लवण उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति को बफर कहा जाता है। याद है बफर क्या होते थे? हम हमेशा ये कहते थे कि बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें अगर थोड़ी मात्रा में बाहर से अम्ल या क्षार मिलाया जाए तो इनमें पीएच में कोई भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम बोलते हैं बफर। वैसे जनरली हम दो तरीके से पढ़ लेते हैं मिश्रित बफर, एक होता है अम्लीय बफर और एक होता है भाई क्षारीय बफर। एक होता है अम्लीय बफर और एक होता है क्षारीय बफर। अम्लीय बफर क्या होता है? अम्लीय बफर होता है जब आपके पास में एक दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ का कोई लवण हो। आपके पास बीकर में एक दुर्बल अम्ल है और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ का कोई लवण है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास में है तो ये अम्लीय बफर कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय बफर कहलाता है। हम कहते हैं ये चीज दिखने में कैसी है?
CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है और उसका प्रबल क्षार के साथ का लवण है ये चीज हमारी अम्लीय बफर है। ये चीज हमारी अम्लीय बफर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि आपका एक दुर्बल अम्ल है और उसका प्रबल क्षार के साथ का लवण है। राइट, बढ़िया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्षारीय बफर की बात करता हूं, तो क्षारीय बफर कैसा होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम बोलते हैं ऐसा बफर विलयन जिसमें एक दुर्बल क्षार है और उसी दुर्बल क्षार को प्रबल अम्ल के साथ आपने लवण बनाया है। एक दुर्बल क्षार है और उसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ में लवण बनाया है, तो हम बोलेंगे इसका एग्जाम्पल होता है NH4OH। और इस दुर्बल क्षार का सपोज करो किसी प्रबल अम्ल के साथ लवण है, अगर मैंने HCl बोल दिया तो NH4Cl हो गया। और जो अभी वाला सवाल है उसमें H2SO4 है, वो भी तो एक प्रबल अम्ल है, तो उस केस में मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि भैया ये है NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है जी, हम बोलते हैं इस चीज को, और क्या, ये चीज हो गई है, ये देखो, ये भी लिखा जा सकता है, इस चीज को ये भी लिखा जा सकता है। अगर ये भी लिखा जा सकता है तो ऊपर हमारे पास में क्या हो गया, अम्लीय बफर। अगर ये अम्लीय बफर हो गया और ये हमारा क्षारीय बफर हो गया, तो जब दोनों चीजें हमने देख ली हैं तो दोनों में पीएच निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे कि अगर मैंने अम्लीय बफर की बात कर ली, तो अम्लीय बफर में पीएच क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे पीएच हो जाएगा pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता, लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता, यह हो जाएगा किसी भी अम्लीय बफर का पीएच। इसी तरह अगर हम किसी क्षारीय बफर की बात कर लेंगे, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हम किसी क्षारीय बफर की बात कर लेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना। तो हम बोलेंगे उस स्थिति में पीओएच निकलेगा जो कि बराबर होगा पीकेबी प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन क्षार की सांद्रता। यही तो होता था बफर, यही तो होता था आपका क्षारीय बफर। बोलो हाँ या ना, सही बात है। अगर ये तुम्हारा क्षारीय बफर होता था, तो ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्षारीय बफर की तो कंडीशन है। ये जो सवाल हमारे पास में आ गया है, ये क्षारीय बफर की ही तो कंडीशन है। क्या हमने बोला, दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ का लवण, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के साथ का लवण। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या ये क्षारीय बफर दिख रहा है क्या? एक सेकंड दो मुझे, जरा एसी नहीं चल रहा है। ट्वेंटी कर दो। हाँ जी, तो हमने बोला एक दुर्बल क्षार है और उसका प्रबल अम्ल के साथ का लवण है। ये दो चीजें यदि बीकर में आपके मौजूद हैं, तो आप इन्हें क्या कह सकते हैं? क्या आप इनको क्षारीय बफर कह सकते हैं? अगर मैं इनको क्षारीय बफर कह सकता हूं तो हम बोलेंगे क्षारीय बफर के लिए क्या निकलता है? पीओएच। पहले निकलता है पीओएच। पीओएच क्या हो जाएगा? पीकेबी किसका? जो आपका दुर्बल क्षार है उसका, प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन क्षार की सांद्रता। ये चीज है हमारे पास। अगर ये चीज है हमारे पास में, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। पीओएच आपका क्या हो जाएगा? पीकेबी हो गया 4.7 प्लस लॉग अमोनियम आयन की सांद्रता। तो बेटा मोल तो है 4, मिलीमोल तो है 4। आयतन कितना है हमारे पास में एमएल में? 20 यहां है और 30 यहां है। टोटल आयतन है 50। तो हमारे पास सांद्रता क्या हो जाएगी? 4/50 अपॉन, हमारे पास क्षार की सांद्रता क्या हो जाएगी? 2/50।
हो जाएगा ये। तो देखो ध्यान से, 50 से 50 कैंसिल हो गया, पीओएच हो गया 4.7 प्लस लॉग 4/2 इज 2। अगर 4/2 इज 2 तो पीओएच हो गया 4.7 प्लस 0.3, आंसर आ गया 5। पीओएच क्या आ गया 5। अगर पीओएच आ गया 5 तो पीएच क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, क्योंकि ये बात हमको पता होती है कि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14। अगर पीएच प्लस पीओएच होता है 14 तो पीएच हो गया 14 माइनस पीओएच, आंसर आ गया 9। आंसर क्या आ गया 9, यानी कि पीएच का मान आ गया 9। अगर क्वेश्चन में पीएच का मान 9 आ गया तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में पीएच का मान 9 आ गया तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बताओ भाई लोग, सही है क्या? क्लियर है ना? तो मैंने इसी के थ्रू आपको बफर का कॉन्सेप्ट भी बता दिया और हमने चेक भी करके देख लिया कि एक्चुअली अगर बीकर में एक दुर्बल क्षार और उसी का प्रबल अम्ल के साथ वाला लवण बच रहा है तो ये क्षारीय बफर ही तो है। बस ये बात ध्यान रहे कि फॉर्मूले से पीओएच आता है, पीएच नहीं। पीओएच आता है, पीएच नहीं। अगर पीएच निकालना है तो आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये फॉर्मूला हुआ करता था, एंड ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है कि पीएच प्लस पीओएच का सम हमेशा ही कितना होता है 14। पीएच प्लस पीओएच का सम हमेशा ही कितना होता है 14। तो एक चीज आ गई तो दूसरी आ जाएगी, है ना? बढ़िया बात, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो अगले सवाल पे चला जाए। अब ये है स्टेटमेंट वाले सवाल, बट हर स्टेटमेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। हर स्टेटमेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला कथन कह रहा है कि उस मिश्रण का पीएच जिसमें 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 तथा 400 ml 0.1 मोलर NaOH हो लगभग 1.3 होगा। अब हमें देखना है कि मिश्रण कैसा है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, क्योंकि हम सबको पता है कि H2SO4 जो है वो एक प्रबल अम्ल होता है और NaOH जो है वो एक प्रबल क्षार होता है। तो ये दोनों मिलेंगे तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जिससे Na2SO4 और वाटर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि H2SO4 आपके H+ का स्रोत है, H2SO4 तुम्हारे H+ का स्रोत है, NaOH तुम्हारे OH- का स्रोत है, जिससे यहां तुम्हारा एक तो Na+ बनने वाला है और एक जल बनने वाला है, जैसे अभी पिछला सवाल किया था। पर अगर मैं यहां मोल निकालूंगा तो H2SO4 का डेटा है 400 ml 0.1 मोलर। तो अगर मैं मिली मोल निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं H2SO4 के मिली मोल निकालने की कोशिश करूं तो वो वैल्यू होगी मोलरता इंटू आयतन, यानी कि 40 मिलीमोल। 40 मिलीमोल, तो ये चीज हो जाएगी 4040। इसी तरह अगर मैं NaOH की बात करूंगा तो हम बोलेंगे मोलरता है 0.1, ये है 400, तो ये भी है 40 मिलीमोल। और अगर ये है 40 मिलीमोल तो ये चीज भी हो जाएगी 4040। अगर ये चीज 4040 नहीं, ये चीज होगी 80, क्योंकि H2SO4 के मिलीमोल 40 हैं, एक H2SO4 में 2 मोल H+ हैं, तो ये चीज होगी 80। अगर H+ 80 होगा और OH- 40, तो इस बारी LR फिर से कौन है, इस बारी LR ये है, तो ये हो जाएगा पूरा खत्म। 1 मोल पे 1 मोल क्रिया कर रहा है तो 40 पे 40 क्रिया करेगा, तो बचेगा कितना, बचेगा ये। अगर बीकर में H+ बचेगा जो कि प्रबल अम्ल का स्रोत है, दुर्बल का भी नहीं है, तो बफर का केस तो गया। लवणों का जलीय अपघटन भी नहीं हो सकता, क्योंकि लवणों का जलीय अपघटन जब होता जब अम्ल और क्षार पूरे पूरे खत्म हो जाते। तो यहां तो अम्ल बच गया एंड में, H+ बच गया एंड में। तो हम बोलेंगे कि H+ की अंतिम सांद्रता यदि हमें निकालनी हो तो हम कितनी बोलेंगे, फाइनल मिलीमोल। H+ की अंतिम सांद्रता अगर अपने को निकालनी हो तो हम बोलेंगे फाइनल मिलीमोल अपॉन फाइनल आयतन। फाइनल आयतन कितना है, 400 यहां और 400 यहां, यानी कि 800 ml। तो हमारे पास में अंतिम सांद्रता हो जाएगी 1/20, यानी कि 5 × 10⁻⁻2 मोलर। H+ हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मोलर। अगर ये हो जाएगा तो हमारा pH हो जाएगा
log H प्लस। अगर pH हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि यही तो होता है pH। अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगी कि जब भी तुम्हें यह करना हो, क्योंकि pH के सवालों में ऐसा एक्सप्रेशन काफी बनेगा, माइनस लॉग x इंटू 10 की घात माइनस वाई, तो हमारा ये चीज सॉल्व होके आएगा y माइनस लॉग x। हमारी ये चीज सॉल्व होके आएगी y माइनस लॉग x। सही है, ये चीज सॉल्व होके आएगी y माइनस लॉग x। अगर ये चीज सॉल्व होके y माइनस लॉग x आएगी तो यहां पे ये चीज निकल करके कितनी आएगी, 2 माइनस लॉग 5। अगर ये सॉल्व होके 2 माइनस लॉग 5 आ रहा है तो समझो बात को, log 5 का मतलब है 0.7, log 5 का मतलब है 0.7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 माइनस 0.7, आंसर हो जाएगा 1.3। आंसर क्या हो जाएगा, 1.3। तो क्लियरली पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दिखने में लग रहा था कि बस एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और टिक कर देंगे, इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए तरीके से, तभी काम बनता है। तो देखो H2SO4 में 2 मोल H प्लस, इसलिए इसको 40 नहीं 80 लिया है मैंने। वो 1 मोल OH माइनस था तो एज इट इज 40 लिया है। फिर मैंने सीमांत अभिकर्मक निकाला, चीजों को सॉल्व किया और आंसर निकाला। तो मेरे पास में कुल मिला के पहला कथन जो है वो पूर्ण रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है जल का आयनी गुणनफल ताप पर आश्रित है। हां बेटा, साम्यावस्था में, रासायनिक साम्यावस्था में भी हमने बात करी थी कि जो साम्य स्थिरांक होता है वो ताप पे निर्भर करता है। तो जल का आयनी गुणनफल हो क्या सकता है, समझे मेरी बात को ध्यान से। अगर मुझे जल के आयनी गुणनफल की बात करनी है तो ये चीज क्या होती है, ये चीज बराबर होती है H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता। और आप ये रिजल्ट पढ़ते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, हम ये रिजल्ट पढ़ते भी हैं कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका H प्लस होता है 10 की घात माइनस 7, OH माइनस होता है 10 की घात माइनस 7, तो KW हो जाता है 10 की घात माइनस 14। KW क्या हो जाता है, 10 की घात माइनस 14। अगर KW हो जाता है 10 की घात माइनस 14, सपोज करो KW हो गया 10 की घात माइनस 14, तो इस बात से ये फायदा हुआ कि ये 25 डिग्री पे था। अगर ताप चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ताप चेंज होगा तो KW भी तो बदलेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ताप बदलने पर पीएच स्केल चेंज होता है। अगर ताप बढ़ता है तो पीएच स्केल संकुचित हो जाता है, अगर ताप घटता है तो पीएच स्केल प्रसारित हो जाता है। पीएच स्केल संकुचित या प्रसारित होगा यानी कि H प्लस या OH माइनस की सांद्रता का मान चेंज होगा। अगर सांद्रता का मान चेंज होगा तो KW का मान भी चेंज होगा, और अगर KW का मान भी चेंज होगा तो यही तो है जल का आयनी गुणनफल, जो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जल का आयनी गुणनफल जो है वो पूर्ण रूप से ताप पर आश्रित है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अभी तक यह समझ में आ गया कि पहला कथन बिल्कुल ठीक, दूसरा कथन बिल्कुल ठीक। तीसरे कथन पे आते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है, तीसरा कथन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, लोगों को ए और बी तो आंसर मिल जाता है और बहुत बच्चे सी आंसर टिक करके आते हैं इस क्वेश्चन का। पर ध्यान से देखना, तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। Ka इक्वल टू 10 की घात माइनस 5 वाले एक क्षारकीय अम्ल का pH 5 है। इस अम्ल की वियोजन मात्रा 50% है। इसने pH दे दिया, अल्फा दे दिया, Ka दे दिया, हमसे पूछा है क्या ये सब कुछ सही है। तो आइए इसको ट्राई करके देखें। अगर मुझे कोई एक क्षारकीय अम्ल कह रहा है, अगर मुझे कोई एक क्षारकीय अम्ल कह रहा है तो वो है Ha। ये हो गया, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे अगर सांद्रता है C तो ये भी 0, ये भी 0। जैसे जैसे साम्यावस्था आएगी C में से C अल्फा गया, 1 मोल पे 1 मोल, 1 मोल पे 1 मोल, है ना जी, बढ़िया। अब एक बात को ध्यान से सुनना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं यहां पे Ka का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, ये हो जाएगा H प्लस की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता अपॉन Ha की सांद्रता।
H प्लस की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता अपॉन HA की सांद्रता। अब एक और बात सोचिएगा, एक और बात हमने क्या लिख दी, हमने बोला अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, बढ़िया। बेटा एक बात देखें, अगर pH का मान 5 है तो मैं ये कहूं क्या कि एक्चुअली सवाल ये कहना चाह रहा है कि माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू 5 है। अगर माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू 5 है तो हम कह दें लॉग H प्लस की वैल्यू -5 है। अगर लॉग H प्लस की वैल्यू -5 है तो H प्लस की सांद्रता हो गई 10 की घात -5 मोलर। H प्लस की सांद्रता क्या हो गई, 10 की घात -5 मोलर। अगर H प्लस की सांद्रता 10 की घात -5 मोलर हो गई तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि H प्लस की सांद्रता C अल्फा के बराबर है। H प्लस की सांद्रता C अल्फा के बराबर है। तो समझने की कोशिश करें कि ये जो 10 की घात -5 है ये मैंने यहां पुट कर दिया तो Ka की वैल्यू हो जाएगी 10 की घात -5 इंटू सी अल्फा अपॉन सी कॉमन 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास के भी 10 की घात -5 दिया हुआ है, यहां पे भी एक 10 की घात -5 है, इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 10 की घात -5 से 10 की घात -5 हो गया कैंसिल, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का मान हो गया 1। अगर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का मान 1 हो गया तो यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर 1 हो गया, यानी कि अल्फा बराबर 0.5, यानी कि 50%। अल्फा किसके बराबर, 50%। अगर अल्फा हो गया 50% तो हम बोलेंगे कि तीसरा पॉइंट भी ठीक है, बिल्कुल अल्फा हो गया 50%। ये चीज समझने वाली थी, ध्यान देने वाली थी, बहुत सारे बच्चे नोटिस नहीं कर पाते, फिर ये सवाल खराब हो जाता है। आखिरी पॉइंट और देखो, फिर मैं पानी पीऊंगा। ला शातिलीय सिद्धांत सम आयन प्रभाव पर नहीं लागू होता, ये बात गलत है। सम आयन प्रभाव पर भी लागू हो सकता है, कहीं पे भी लागू हो सकता है, तो ये चीज उतनी सही नहीं है, क्योंकि ला शातिलीय सिद्धांत तो साम्य की दिशा की बात है, ठीक है, तो ये चीज सही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ये सही है, ए बी और सी। प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन की बात करी जाए। क्या है ये सवाल, प्लीज ध्यान से देखें। 0.02 मोलर अमोनियम क्लोराइड विलयन का पीएच कितना होगा अगर आपको केबी दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 10 की घात -5 और log 2 दिया है 0.301। समझना मेरी बात को ध्यान से, मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करता हूं तो ये चीज क्या क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ये हमारे पास किसका कॉम्बिनेशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ये है एक दुर्बल क्षार और ये है एक प्रबल अम्ल, है ना, वो एक दुर्बल क्षार है, ये एक प्रबल अम्ल है। अब मुझे एक लवण दिया है, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि लवणों का जब केस होता है तो हम पढ़ते हैं लवणों का जलीय अपघटन। हम पढ़ते हैं लवणों का जलीय अपघटन, तो हम बोलते हैं यहां पे लवण के प्रकार हो जाएंगे, यहां पे लवण के प्रकार हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली चीज हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पे बात हो जाएगी कि उनका पीएच कितना आ रहा है, यहां पे बात हो जाएगी उनका एच क्या या केएच कितना आ रहा है, और यहां पे बात हो जाएगी कि उसका एच कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमने बोला अगर मैं लवण बोलता हूं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का, अगर मैं लवण बोलता हूं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का, तो बेटा ये एक उदासीन लवण होगा जिसका पीएच होगा 7, जिसके लिए केएच और एच का कोई भी मतलब नहीं होता। बट हां, जैसे ही एक चीज दुर्बल होने लगती है हमारी चीज काम में आने लग जाती है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है तो क्षार प्रबल है, मतलब 7 से ज्यादा पीएच होना चाहिए, तो हम बोलते हैं पीएच हो जाता है 7 + ½
pKa प्लस log c। 7 प्लस हाफ pKa प्लस log c। अच्छा, अगर मैंने KH बोला तो ये हो जाएगा KW बाई KA, और अगर मैंने H बोला तो ये हो जाएगा अंडर रूट KH बाई C, यानी कि अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। इसी तरह अगर मैंने बात करी अगले केस में प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है यानी कि अम्लीय होगा लवण का नेचर, और अगर लवण का नेचर अम्लीय है तो पीएच का फॉर्मूला हो जाता है 7 माइनस हाफ pKa प्लस log C। अगर ये हो गया 7 माइनस हाफ pKa प्लस log C, तो बेटा जी KH का मान क्या हो जाएगा, KW बाय क्या चीज दुर्बल है, क्षार, तो KW बाय KB, और H होता है अंडर रूट KH बाय C, यानी कि अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C। अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं दोनों चीजें दुर्बल हो जाएं, सपोज करो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो इस बारी क्या होगा, पीएच सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करेगा सॉल्ट की। हमने बोला C हो गई लवण की सांद्रता। अगर ये चीज हो जाती है तो बेटा यहां पीएच आता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है, सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। यहां जो KH है वो हो जाता है KW अपॉन KA इंटू KB, और यहां जो H है ये हो जाता है रूट KH। सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। अगर ये सांद्रता पे निर्भर नहीं करता तो ये चीज आपकी बराबर हो जाती है अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। ये हो गया लवणों का जलीय अपघटन डिटेल में। ये हो गया लवणों का जलीय अपघटन डिटेल में। प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी होती है हमारे पास। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण कौन सा हो सकता है, NaCl, HCl और NaOH का कॉम्बिनेशन। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण कौन होता है, CH3COONa। अच्छा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण कौन होता है, CH3COONH4। राइट, ये दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है। अगर इस तरीके की चीजें मेरे पास में है तो अब इस सवाल को करना मुझे लगता है आसान होगा। दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल। अगर दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल का कॉम्बिनेशन है तो हम बोलेंगे पीएच हो जाएगा 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। अगर ये चीज है तो देखो ध्यान से, हम बोलेंगे 7 माइनस हाफ pKb। pKb क्या हो जाएगा, KB है 10 की घात माइनस 5, तो pKb हो जाएगा माइनस log KB, यानी कि माइनस log 10 की घात माइनस 5, घात आ जाएगी आगे माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू log 10। log 10 हो गया 1, वैल्यू आ गई 5। अगर pKb का मान आ गया 5 तो ये हो जाएगा pKb प्लस log C, सांद्रता है 0.02। प्लीज ध्यान से देखिए, सांद्रता है 0.02। अगर ये चीज है तो बेटा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बोला 7 माइनस हाफ 5 प्लस लॉग, क्या मैं इसे 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। अगर मैं बोल सकता हूं तो मैंने बोला 7 माइनस हाफ 5 प्लस ये हो गया log 2 प्लस ये हो गया log 10 की घात माइनस 2। अगर ये चीज है तो समझने की कोशिश करें, ये चीज सॉल्व होके आ जाएगी 7 माइनस हाफ 5 प्लस log 2 हो गया 0.301 प्लस log 10 पर माइनस 2, यानी कि माइनस 2 आ गया आगे, log 2 होता है 1, तो वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस हाफ 5.301 माइनस 2, तो ये चीज हो जाएगी 7 माइनस हाफ 3.301, तो आंसर हो जाएगा इसका सॉल्व होके 7 माइनस ये हो जाएगा 1.65, यानी कि लगभग आंसर हो जाएगा 5.35।
है ना, सही है, ठीक है, लगभग लगभग आंसर हो जाएगा 5.35। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें, आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। सही है ना भाई, क्लियर है, पक्का। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट पीएच। इस तरीके से हमने लवणों वाला कॉन्सेप्ट भी कवर किया। तो हमने अम्ल का कॉन्सेप्ट भी देख लिया अभी दुर्बल वाला, हमने लवणों का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और लगे हाथ एक सवाल में मैंने बफर का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। ये तीन कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है पीएच निकालने के लिए, जो अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये बात समझ में आती है तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि विलेयता का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, विलेयता का कॉन्सेप्ट है। और यहां पे मैं बढ़िया सवाल लेके आया हूं, क्योंकि विलेयता में मैंने सम आयन प्रभाव को मिक्स किया है। विलेयता में मैंने सम आयन प्रभाव को मिक्स किया है। प्लीज आप गौर से देखना, मैंने बोला 0.2 मोलर NaOH विलयन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर विलेयता कितनी होगी। 0.2 मोलर NaOH में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर विलेयता कितनी होगी। अगर आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 24, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 24, यानी कि हम यहां पे ये कहते क्या कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अल्प विलेय लवण मानेंगे हम। अगर हम अल्प विलेय लवण मानेंगे तो अल्प विलेय लवण के लिए साम्यावस्था लिखी जाती है। तो मैंने बोला 0.2 मोलर NaOH विलयन में, तो बेटा जी ऐसा है कि NaOH आपका प्रबल लवण है, तो ये तो पूरा पूरा टूट जाएगा ऐसे, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका अल्प विलेय लवण है, ये आपका ऐसे टूटेगा, राइट। अच्छा जी, अब ये अगर 0.2 मोलर है, ये 0 है, ये 0 है, ये फाइनली खत्म हो जाएगा, ये भी 0.2, ये भी 0.2। अगर मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करी तो ये S है और ये 3S है। S हमारी विलेयता है, S हमारी क्या हो गई लाला, विलेयता, क्योंकि यही तो विलेयता का फंडा होता है लवणों के लिए। तो आप एक चीज को ध्यान दें कि ये जो OH माइनस है, क्या यहां सम आयन प्रभाव नजर आ रहा है कि OH माइनस दोनों में कॉमन है। अगर OH माइनस दोनों में कॉमन है तो हम बोलेंगे OH माइनस हमारे कुल कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 3S, 0.2 प्लस 3S। अगर ये हुआ तो बेटा जी ये तो बहुत कम वैल्यू होगी इसके सामने, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू हमेशा नेट कितनी मानी जाएगी, 0.2 मोलर ही मानी जाएगी। तो हम यहां पे 3S प्लस 0.2 लिख भी देंगे और इसको लगभग कितना मानेंगे, 0.2 मोलर मानेंगे। अगर लगभग 0.2 मोलर मानेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो KSP है ये आपका बराबर हो जाएगा किस चीज के, ये आपका बराबर हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता इनटू OH माइनस की सांद्रता घात 3। तो हमने बोला एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता हो गई S और OH माइनस की सांद्रता हो गई 0.2 घात 3। समझ में आती है ये बात। अगर ये बात समझ में आती है और ये KSP है 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 24, तो ये चीज आपकी बराबर हो जाएगी S इंटू 8 इंटू 10 की घात माइनस 3 का होल क्यूब, 8 इंटू 10 की घात माइनस 3 का होल क्यूब। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखें S का मान कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब इंटू 10 की घात माइनस 9। तो ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 64 इंटू 8 इंटू 10 की घात माइनस 24 इंटू 10 की घात 9। प्लीज देखें ध्यान से, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 64 इंटू 10 की घात 24 में से 9 गए, कितना बचा, माइनस 15, माइनस 24 प्लस 9 कितना हो गया, माइनस 15। अगर ऐसा हो गया तो 0.3 बाई 64 इंटू 10 की घात माइनस 15, इसको सॉल्व वॉल्व कर लीजिए। लगभग लगभग आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से आंसर बैठ जाना चाहिए। कितना, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या भाई। Al+3 है, 3 OH माइनस है, ये S है और वो 3S है, 3S प्लस 0.2, तो 0.2 का होल क्यूब इंटू S पावर 1, और ये चीज है इसके बराबर
अगर ऐसा है, अच्छा ये तो 0.2 का होल क्यूब है ना, तो ये तो मैंने गड़बड़ लिख दिया ना, मैंने क्यूब को फिर से क्यूब कर दिया शायद, है ना। तो ये हो जाएगा s इंटू 8 इंटू 10 की घात, मतलब हम यही तो करेंगे कि यहां पे हमने कह दिया 0.2 का क्यूब है, तो इसको हम लिख दें 2 इंटू 10 की घात -1 का क्यूब, तो ये बन गया s इंटू 8 इंटू 10 की घात -3, ये चीज बनी, और ये चीज आपकी इसके बराबर बनी। तो यहां से s आ जाएगा ये कटेगा 0.3 टाइम, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की घात -21, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात -22। अगर ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात -22, तो हम बोलेंगे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सही है जी, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लीज गो थ्रू करें, ठीक है, अच्छी बात। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो ऐसा ही मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपके लिए लाया हूं, ये ध्यान से देखो सवाल को, फिर से वही सवाल है, सम आयन प्रभाव लगेगा, एक आपका अल्प विलेय लवण है, एक आपका पूर्ण विलेय लवण है, तभी आपकी सेटिंग बन पाएगी। प्लीज गौर से चीज को समझने की कोशिश करें। सवाल कह रहा है Ag2CO3, Ag2CO3 का KSP 8 इंटू 10 की घात -12 है, तो 0.1 मोलर AgNO3 में Ag2CO3 की मोलर विलेयता कितनी होगी। तो बेटा Ag2CO3 का तो KSP दिया हुआ है और AgNO3 नॉर्मल है, तो मैंने बोला कि Ag2CO3 जो है ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो अगर इससे विलेयता में 2s मानता हूं, यहां विलेयता s हो जाएगी, और अगर मैंने AgNO3 की बात करी तो ये हो गया ऐसे, सही है। ये है 0.1 मोलर, तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये भी हो जाएगा 0.1। अब आपको सम आयन प्रभाव लगता हुआ दिख रहा होगा, तो हम बोलेंगे Ag प्लस की नेट सांद्रता हो जाएगी 2s प्लस 0.1, यानी कि लगभग लगभग 0.1 मोलर, लगभग लगभग 0.1 मोलर, और कार्बोनेट आयन है S। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, KSP क्या हो जाएगा, Ag प्लस की सांद्रता का वर्ग इंटू कार्बोनेट आयन की सांद्रता की घात 1। सही बात है, तो Ag प्लस हो रहा है 0.1 का स्क्वायर और ये हो रहा है S, और KSP कितना है 8 इंटू 10 की घात -12, तो यहां से S आ जाएगा 8 इंटू 10 की घात -12 डिवाइडेड बाय 0.01, 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01। अगर ये दशमलव हटके ऊपर 100 लगेगा तो वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 की घात -10, और अगर विलेयता हो गई 8 इंटू 10 की घात -10, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 8 इंटू 10 की घात -10 मोलर। प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। आपकी विलेयता हो गई 8 इंटू 10 की घात -10 मोलर। सही पॉइंट है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगर आगे चलें तो ये देखो, आगे चलना है तो इस सवाल को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 100 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा 2 ग्राम सोडियम सल्फेट के एक मिश्रण को जल में घोलकर उसका आयतन 100 ml तक किया गया। बने हुए विलयन में कैल्शियम सल्फेट का द्रव्यमान और OH- की सांद्रता कितनी कितनी है। तो आप समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, अगर आयनिक अभिक्रिया होगी तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ध्यान से देखना, ये चीज होगी क्या, अगर ये चीज होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 मिलीमोल है, अच्छा ये 2 ग्राम है।
अब बेटा पहले तो हमें हमेशा मोल में बात करनी होती है और अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। ये दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो हमेशा मोल में बात होगी और दूसरा अभिक्रिया हमेशा संतुलित होनी चाहिए। तो अगर मोल या मिलीमोल में बात होगी तो चलो ये 100 मिलीमोल है, कोई बात नहीं, इसे अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 की घात -3 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 0.1 मोल। ये आंसर आएगा 0.1 मोल। और यहां दिया गया भार है 2 ग्राम और सोडियम सल्फेट का मोलर भार है 143, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 143 मोल। या अगर मैं चेक भी करूं इसको सॉल्व करके भी तो ये चीज कितनी आ रही है, ये चीज आएगी 0.01 समथिंग। अगर ये चीज आएगी 0.01 समथिंग तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा LR है, क्योंकि ये कम है तो ये तो हो जाएगा अंतिम में 0। तो इससे आंसर नहीं आने वाला। मुझे समझ में आया कि भाई अगर मैं अभिक्रिया को संतुलित कर रहा हूं तो अभिक्रिया मेरी संतुलित पूरी की पूरी है, तो 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो 0.1 पे बन जाएगा 0.1, 1 मोल पे 2 मोल बन रहा है तो 0.1 पे बन जाएगा 0.2। ये मोल्स आ गए दोनों के। अगर ये दोनों के मोल्स आ गए तो अब ध्यान से देखें, हमें बताना है कैल्शियम सल्फेट का, क्या बताना है मुझे, द्रव्यमान और OH माइनस की सांद्रता। अगर कैल्शियम सल्फेट का द्रव्यमान बताना है तो हमें यह बात पता है कि मोल किसके बराबर होता है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। अगर दिया गया भार अपॉन मोलर भार है तो दिया गया भार हो जाएगा जितने भी मोल हैं इनटू मोलर भार। कैल्शियम सल्फेट का मोलर भार है 136, कैल्शियम सल्फेट का मोलर भार है 136। अगर 136 है तो आप ध्यान से देखें, ये चीज हो जाएगी 1/10 इंटू 136 यानी कि 13.6 ग्राम। समझना मेरी बात को, 13.6 ग्राम आ रहा है क्या? कोई भी दिक्कत है तो बता दो प्लीज, कोई भी दिक्कत है तो बता दो प्लीज, प्लीज ध्यान से देख लें, कोई भी समस्या आ रही है तो बता दे प्लीज। यस, ये चीज जब है जब आपने कैलकुलेशन सारी सही करी हो, ये चीज जब है जब आपने कैलकुलेशन सारी सही करी हो। वो हो गया 23 दूनी 46, 46 प्लस 32, 32 प्लस 64। कुछ गड़बड़ हुई है क्या अपने से? 6 4 10 2 12, 6 4 10 3 13 और 1 14, 142, 1/171 हो गया। वो लगभग ये हो गया। ठीक है, क्या बैलेंस सही से हुआ है क्या? एक कैल्शियम वहां 2, यहाँ पे 1 सल्फेट, 1 मोल पे 1 मोल, तो 0.1 पे 0.1 बन गया। अगर वो अच्छा जो LR है वो डिराइव करेगा ना। ओके, ये तो हमने गड़बड़ कर दिया ना, इससे थोड़ी आएगा। अरे क्या सर, ध्यान से देखें, रियली सॉरी, ये अगर डिराइव करेगा तो 1 मोल पे 1 मोल, तो ये तो 2/143 मोल होगा और ये हो जाएगा 4/143 मोल, क्योंकि जो LR है वो बताएगा ना कितना कितना बनेगा। तो कैल्शियम सल्फेट के मोल वो हैं। तो अब आप देखो, अगर आपको कैल्शियम सल्फेट का भार देखना है तो वो बराबर हो जाएगा मोल इनटू मोलर भार। तो हमारे पास मोल हो जाएंगे 2/143 इंटू CaSO4 का मोलर भार कितना हो जाएगा 136। और इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 143। इसे सॉल्व करेंगे लगभग आंसर आएगा 1.9 ग्राम। लगभग आंसर आएगा 1.9 ग्राम। तो हमारे पास ये ऑप्शन रिजेक्टेड, ये ऑप्शन रिजेक्टेड। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए OH माइनस की सांद्रता। तो बेटा अगर NaOH के तुम्हारे पास में मोल आ गए हैं तो क्या मैं वहां से ये कह सकता हूं कि OH माइनस के जो मोल हैं वो हो जाएंगे कितने? सेम ही हो जाएंगे। तो अगर मुझे चाहिए इसकी सांद्रता तो हम बोलेंगे मोल अपॉन आयतन। ये हो गए मोल अपॉन टोटल आयतन। टोटल आयतन कितना है? 100 ml। अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये लो, इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास लगभग ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये हो जाएगा 40/143। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे, मुझे लगता है 0.28 आ जाएगा। अगर 0.28 आ जाएगा तो हमारा वही हो जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से। यस, प्लीज देखें ध्यान से, हमने क्या बोला? हाँ, 0.28 आ गया है, बिल्कुल मैच कर गया है। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला पार्ट 1.9, दूसरा पार्ट 0.28, यानी कि सी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर।
सी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। अच्छी बात है भाई, केएसपी कुछ काम नहीं आया तो नहीं आया यार, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ इस सवाल पे, जरा इस सवाल को ध्यान से पढ़ो एक बार, जरा इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, बेहतरीन सवाल है। विलेता का थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल मैं लेके आया हूं, क्योंकि आसान वाला सवाल मैंने बता दिया था। ठीक है जी, प्लीज ध्यान से देखें। यस, सवाल कह रहा है 200 ml 0.01 मोलर बेरियम नाइट्रेट को 100 ml 0.1 मोलर सोडियम आयोडेट में मिश्रित करने पर बने एक जलीय विलयन में बेरियम आयोडेट की विलेयता बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बेरियम नाइट्रेट को सोडियम आयोडेट में, बेरियम नाइट्रेट को सोडियम आयोडेट के साथ क्रिया करवानी है, आयनिक अभिक्रिया होगी, हम यहां लगाएंगे 2, ये बनेगा बेरियम आयोडेट और साथ में बनेगा सोडियम नाइट्रेट। सही है जी, बात ठीक है, कोई समझ में आ रही है बात अच्छे से? बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बेरियम 1, नाइट्रेट 2, सोडियम 2, आयोडेट 2, सब कुछ हो गया मैच। ठीक, बेरियम नाइट्रेट है 200 ml 0.01 मोलर, तो हमने बोला कि अगर हम मिलीमोल निकालने की कोशिश करें किसके, बेरियम नाइट्रेट के, तो हम बोलेंगे मोलरता इंटू आयतन, यानी कि 0.01 इंटू 200, तो हमने बोला ये हटेगा, ये आएगा, ये कटेगा, आंसर आएगा 2 मिलीमोल। अच्छा, अगर मैं सोडियम आयोडेट की बात करूंगा तो 100 इंटू 0.1, हम बोलेंगे 0.01 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 1/10 यानी कि 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.1। समझ रहे हो आप ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मैंने पूरे पूरे मोल ही लिख दिए क्या? पूरे पूरे मोल ही लिख दिए ना मैंने? अच्छा, मिली मोल लिखना था क्या? तो इसको इंटू 1000 कर दो, क्योंकि एक जगह पे मिली मोल चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, मोलरता इंटू आयतन ही तो करना है, 0.1 इंटू 100, 10 मिलीमोल आ जाएगा। और अगर यहां मैं 0.010 लेके चलूं, तो ये हो जाएगा 10 बाय, मतलब ये से कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये 2 आ गया और ये 10 आ गया, राइट? ठीक है, अब हमने बोला अगर LR निकालें तो 10/2 5, 2/1 2, तो ये हो जाएगा LR। अगर ये LR हो जाएगा तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 पे 2 क्रिया कर रहे हैं, 2 पे 4, 2 पे 4 क्रिया कर रहे हैं, तो बचेंगे कितने, 6। अगर 6 बचेंगे तो यहां से आयोडेट के मिलीमोल आ गए 6। समझ रहे हो अब बात? अगर आयोडेट के मिलीमोल आ गए 6, तो आयोडेट की सांद्रता क्या आ जाएगी, मिलीमोल अपॉन ml में आयतन, तो 200 यहां, 100 यहां, मतलब 300, यानी कि 1/50, यानी कि 0.02 मोलर, 0.02 मोलर। बढ़िया है, ये आयोडेट की सांद्रता है, अच्छी बात है। मुझे बताना है कि जलीय विलयन में जो बेरियम आयोडेट बन रहा है उसकी विलेयता दी हुई है, हमें उसका केएसपी दिया हुआ है। तो बेटा जी, केएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप ये बात तो समझते ही हो कि अगर मेरे पास में ये वाला लवण है और मुझे केएसपी की गणना करनी है, तो ये ऐसे निकलेगा, है ना? तो मैंने बोला अगर ये S है और ये 2S है, बट ये 2S नहीं है, यहां पे वैल्यू हमने क्या मान ली है, हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, कितनी मिल गई है, हमें मिल गई है 6 मिलीमोल बच रहा है, 300 ml टोटल आयतन है जब मिक्स किया है, तो 6/300 यानी कि 0.02। हमने बोला KSP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, S इंटू 0.02 का स्क्वायर, और KSP हमारे पास में कितना है, 1.58 इंटू 10⁻⁹। यहां से S फाइंड हो जाएगा क्या, यहां से S फाइंड हो जाएगा क्या? प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं।
प्लीज ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। इस चीज को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर इजीली बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व वॉल्व करके फाइनली सारी चीजों को सेट करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो मुझे लगता है आंसर आना आसान है, जो कि कैलकुलेट आप किया जा सकता है ना जी? क्लियर है? पक्का? ठीक है, इसको आप सॉल्व वॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि भाई ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पर माइनस 2, यानी कि 4 इंटू 10 पर माइनस 4, वो डिवाइड होगा, सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात। ठीक है जी, सवाल अच्छा था, कर सकते थे। ये वाला सवाल देखें अब फिर से। एक दुर्बल अम्ल पे एक और सवाल मैंने रिपीट करवाया है। दुर्बल अम्ल पे एक और सवाल मैंने रिपीट करवाया है। क्या है ये वाला सवाल, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल जिसका अम्ल विघटन नियतांक आपको ये दिया हुआ है, इसके इतनी सांद्रता में H+ की सांद्रता वो है, तो हमें बताना है X क्या होगा। तो अगर एक क्षारकीय अम्ल है यानी कि Ha है, ये हो जाएगा। सांद्रता अगर हमारे पास में C है तो 0 0, C में से फिर C अल्फा जाता है, तो ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा। हम बोल देंगे कि A क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। यानी कि हम जब सॉल्व वॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम अल्फा को 1 से बहुत छोटा मानते हैं, तो हम बोल देंगे यहां से अल्फा बराबर अंडर रूट KA बाय C। अल्फा बराबर अंडर रूट KA बाय C। अगर ऐसी चीज है और मेरे पास H+ की सांद्रता है ये, तो मुझे समझ में आ रहा है ऊपर से कि H+ की सांद्रता तो दोस्त C अल्फा दिख रही है ना। अगर H+ की सांद्रता C अल्फा है तो वो हो जाएगा C इंटू अंडर रूट KA बाय C। तो ये चीज हो जाएगी अंडर रूट KA इंटू C। ये आ गया H+। अगर H+ आ गया अंडर रूट KA इंटू C, तो हमने बोला H+ आपका बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KA कितना है, 4 इंटू 10 की घात माइनस 11 इंटू सांद्रता कितनी है, 10 की घात माइनस 3। सॉल्व होके क्या आएगा, 4 इंटू 10 की घात माइनस 14, यानी कि 2 इंटू 10 की घात माइनस 7। ये आ जाएगा H+। और अगर ये H+ आ जाएगा और इस चीज को मैं कंपेयर करूंगा x इंटू 10 की घात माइनस 7 से, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। दैट्स इट। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। प्लीज देखें ध्यान से। दुर्बल अम्ल है, ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जल की जो सांद्रता है वो होती है, आप जनरली ये बोलोगे कि सर देखो होता तो ये है ना। आप ये बोल सकते हो, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत चैप्टर को ढंग से गो थ्रू करा हो। साथ में हमारे पास में जल भी है, तो हम बोलेंगे कि ये चीज C अल्फा है और ये चीज 10 की घात माइनस 7 मोलर है। तो H+ आपके पास में नेट कितना आ जाएगा, C अल्फा प्लस 10 की घात माइनस 7। पर बेटा जी ये चीज जो है उसके सामने ये तो नेग्लेक्ट ही है, क्योंकि C ऑलरेडी 10 की घात माइनस 3 है, अल्फा कोई उतना बड़ा नहीं आने वाला। तो हम लोग जल को तो नगण्य ही मान लेते हैं और चीजों को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें तो ये वाला सवाल देखो ध्यान से। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मेरा इस सवाल को कराने का मकसद ही यही है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख के रखें। वो फॉर्मूला बड़े काम की चीज है, सवाल को करने में बहुत मदद करेगा आपकी। प्लीज ध्यान से पहले इस सवाल को गो थ्रू करो, पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो तो एक बार क्या दिया हुआ है। पीएच को 7 से 2 तक घटाने पर दुर्बल अम्ल HX के अल्प विलेय लवण MX की विलेयता 10 की घात माइनस 4 मोल पर लीटर से बढ़कर 10 की घात माइनस 3 मोल पर लीटर हो जाती है। तो जो अम्ल HX है उसका pKa कितना होगा, जो अम्ल है HX उसका pKa कितना होगा। तो हमने बोला कि हमारे पास प्रारंभ में pH है 7, बाद में pH है 2,
प्रारंभ में pH है 7, बाद में pH है 2। अगर मैं विलेयता की बात करता हूं तो पहले विलेयता है 10 की घात -4 और बाद में विलेयता है 10 की घात -3। मुझे बताना है pKa क्या होगा। कैसे बताएंगे pKa? तो बेटा देखो, विलेयता, pH, pKa, KSP सबका मेल जोल बनाना है हमें। अगर मुझे मेल जोल बनाना है तो ये एक रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां S है विलेयता, S है विलेयता, KSP है विलेयता गुणनफल, ठीक है। H प्लस आपकी सांद्रता है और Ka आपका है अम्ल वियोजन नियतांक। प्लीज देखें ध्यान से। अगर ये चीजें हैं मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, प्लीज गौर से समझे इस बात को। इंपॉर्टेंट फंडा है, ध्यान से देखना एक एक करके। हम ये बोलेंगे कि अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं, अगर इस सूत्र का मैं इस्तेमाल करता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास दो कंडीशन में विलेयता है। अगर दो कंडीशन में विलेयता है तो हम ऊपर वाले केस में बोल देंगे कि भैया ये इसका विलेयता गुणनफल आ गया इंटू 1 प्लस पहले वाले केस की H प्लस की सांद्रता अपॉन K, और अपॉन सेम चीज मैं नीचे वाले केस के लिए भी बोल सकता हूं। बोलो भाई लोग, हाँ या ना? इसीलिए ये फॉर्मूला मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख के आया हूं ताकि इस रिजल्ट को हम लोग सही से यूज कर पाए, ठीक है, ताकि ये रिजल्ट हम लोग सही से यूज कर पाए। अब आप गौर से देखें, मेरे पास विलेयता पहले केस की और विलेयता दूसरे केस की, दोनों का मान है। S1 और S2 मुझे कितना दिया हुआ है? मुझे S1 दिया हुआ है 10 की घात -4 और ये दिया हुआ है 10 की घात -3। बहुत अच्छी बात है, मुझे दोनों केसेस का pH पता है। अगर मुझको pH पता है तो भाई लोग मुझे एक बात बताओ, मैं pH को अगर -log H+ लिख देता हूं तो क्या यहां से मैं H+ को 10 की घात -pH लिख सकता हूं क्या चुपचाप? तो मैंने क्या किया, मैंने खोपचे में ले जाके H+ की वैल्यू निकाल दी। बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, सही है। अगर ये चीज ठीक है तो यानी कि पहले केस में मेरे पास H+ की सांद्रता निकल करके आ गई है दोस्त, कितनी? मेरे पास आ गई 10 की घात -7 मोलर, और दूसरे केस में H+ की सांद्रता निकल करके आ गई 10 की घात -2 मोलर। तो अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो बचा ही क्या सवाल में? S1 S2 पुट कर दो। यहां पे मैंने क्या किया, दोनों साइड वर्ग ले लिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर मैंने वर्ग ले लिया तो S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया? KSP इंटू 1 प्लस पहले केस की H+ की सांद्रता अपॉन Ka अपॉन KSP इंटू 1 प्लस दूसरे केस की H+ की सांद्रता अपॉन Ka। अब भैया ध्यान से देखो, इससे ये कट्टम, बढ़िया बात है। ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है, ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है। अब भैया अब इससे आसान तुमसे क्या पूछेगा, तुम क्या चाह रहे हो? तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लेगा भाई IIT वाला, बताना दो। Ka आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास Ka आ गया तो भैया क्या इसका नेगेटिव लॉग लेके मैं pKa निकाल सकता हूं क्या? क्वेश्चन सोल्व। बस इतनी सी बात लगानी थी। अगर ये रिलेशन अपने को पता है तो अपना समय बच जाएगा, सवाल जल्दी हो जाएगा। सही बात है, देखो ध्यान से, नोट करो इसको। कोई दिक्कत है तो बताओ। जल्दी से देखें प्लीज। ठीक है दोस्त, तो इसको कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग आया चोखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एडवांस में आ चुका था, मेंस में आ चुका था, तो मैंने सोचा एक ट्रिक बना ली जाए, ट्रिक से हमने फटाफट कर लिया। अब ये है रासायनिक साम्यावस्था का, ये आपके लिए होमवर्क है।
रासायनिक साम्यावस्था हमने लास्ट टाइम पे कवर किया था। रासायनिक साम्यावस्था का सवाल है, इसको एज इट इज आप लोग सॉल्व करेंगे। डेटा सारा आपके पास में है, अक्रिय गैस का यूजेज है, बढ़िया बात है। ये वाला सवाल देखें जरा, ध्यान से पढ़ो। हमें बोल रहा है कि मुझे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और उसका कारण है, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो जब हम आयनिक साम्यावस्था शुरू करते हैं तो जनरली हम लोग क्लास में क्या फ्लो रखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में। सही बात है भाई। अम्ल क्षार सिद्धांत में मैं सबसे पहले पढ़ता हूं आरेनियस का सिद्धांत। मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करता हूं भैया, आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस का सिद्धांत यह बोलता है कि अम्ल मेरे वो स्पीशीज हैं जो कि जलीय विलयन में H+ देते हैं, और क्षार मेरे वो स्पीशीज हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। बढ़िया बात है। फिर आता है ब्रोंस्टेड का सिद्धांत। फिर कौन सा आता है भैया, ब्रोंस्टेड का सिद्धांत। अब ब्रोंस्टेड ये कहता है कि मेरे को जलीय विलयन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे गैसीय अवस्था दे दो, मैं तब भी काम कर लूंगा। अम्ल वो होते हैं जो किसी भी अवस्था में H+ का दान करते हैं या फिर प्रोटॉन का दान करते हैं। और क्षार कौन होते हैं, क्षार वो होते हैं जो H+ को ग्रहण करते हैं, H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने बोला कि भैया आरेनियस के हिसाब से अम्ल और क्षार की बात H+ OH- के टर्म में होती है, और ब्रोंस्टेड के हिसाब से अम्ल और क्षार की बात प्रोटॉन देना या प्रोटॉन लेने के हिसाब से बात होती है। एक और आता है, ये है लुईस बाबा। लुईस बाबा का काम केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा आएगा। ये कहते हैं अम्ल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, और क्षार वो हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। तो अब देखें जरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है जल की उभयधर्मी प्रकृति को लुईस अम्ल क्षार अवधारणा द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। क्या लगता है, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? अरे नहीं किया जा सकता मालिक। क्यों नहीं किया जा सकता? अरे भाई एक बात बताओ, उभयधर्मी कौन होते हैं? उभयधर्मी वो होते हैं जो H+ दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और H+ का लेन देन कौन सिखाता है? ब्रोंस्टेड भैया सिखाते हैं। अगर ब्रोंस्टेड भैया सिखाते हैं तो ये लो भैया, अगर H+ चला गया तो OH- रह गया, और अगर H+ ग्रहण हो गया तो H3O+ बन गया ना भैया। तो ये तो लुईस की धारणा तो नहीं बता पा रही, तो अभिकथन तो हमारा हो गया गलत। अगर अभिकथन गलत हो गया तो मेरे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो गए। असर्शन सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। असर्शन सही है, बिल्कुल सही नहीं है। असर्शन सही है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर तो वैसे ही आ गया, असर्शन गलत है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। जल NH3 के साथ अम्ल के रूप में और H2S के साथ क्षार के रूप में कार्य करता है। हमें अम्ल और संयुग्मित क्षार का फंडा पता है, राइट? देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला मेरे पास H2O है, अगर मैं इसको NH3 के साथ रखता हूं तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि ये वाली अभिक्रिया होती है, और अगर ये नहीं जानता तो क्लास से चले जाओ, फिर तो कोई फायदा है ही नहीं बैठने का। मतलब ये तो ABCD हो गई हमारी। देखना ध्यान से, अगर NH3 अमोनियम आयन बनाता है भैया, तो एक बात बताइए, यहां से H+ निकल रहा है, और अगर कोई चीज H+ का दान कर रही है तो यहां पे ये किस प्रकार व्यवहार कर रही है? अम्ल की तरह व्यवहार कर रही है। सही बात है भाई। तो ये यही तो कह रहा है कि जल जो है वो NH3 के साथ अम्ल के रूप में व्यवहार कर रहा है। एक और बात, जल जो है, ध्यान से सुनना, H2S के साथ क्या कर रहा है? ये बना रहा है, और साथ में H3O+ बना रहा है। यानी कि अब की बार H2S से जल ने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, और अगर प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो ये तो क्षार वाला व्यवहार हो गया ना। यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि H2S के साथ में जो जल है वो क्षार के रूप में कार्य कर रहा है। तो कारण बिल्कुल ठीक है, बट ये कारण ब्रोंस्टेड सिद्धांत का है, लुईस के सिद्धांत का नहीं है। तो अभी कथन गलत है, आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बातचीत करते हैं। गले दुखवा देते हो भाई तुम लोग यार। आगे देखिए, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं अब चीजों को। अगली चीज सुनो ध्यान से। ये देखो, ये फंडा आया अवक्षेपण का। ये भी एक वैरायटी है हमारे पास जो कि कहीं ना कहीं विलेयता से आधारित है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास एक परख नली है,
कुछ भरा हुआ है इसमें, जल वल भरा हुआ है, मैं बाहर से आयन डाल रहा हूं। अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट है कोई, इसने बोला कि यार अगर मुझे 2 मोल तक भी मिल जाएंगे तो मैं अवक्षेपित हो जाऊंगा। ज्यादा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर 2 मोल भी मिल जाते हैं तो मैं अवक्षेपण करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने बाहर से एक ड्रॉप डाला, दूसरी ड्रॉप डाली, तीसरी ड्रॉप डाली, चौथी ड्रॉप डाली, पांचवी ड्रॉप डाली। ऐसा हो सकता है कि पहली ड्रॉप गई तो 2 मोल नहीं बना, दूसरी ड्रॉप गई तो 2 मोल बन गया। अगर दूसरी ड्रॉप जाते ही 2 मोल बन गया तो अवक्षेपण तो हो गया दोस्त। यानी कि अवक्षेपण तो जब ही हो गया जब बाहर वाली चीज की सांद्रता बड़ी कम गई है। तुम ज्यादा डालोगे तो अवक्षेपण होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट अवक्षेपण करने के लिए सांद्रता की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो कम काम पे हो जाएगा ना मेरा काम। बस इसी फंडे पे आधारित ये सवाल है, ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, है ना, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ध्यान से देखो, एक विलियन Cl माइनस में 0.1 मोलर और CrO4 2 माइनस में 0.001 मोलर है। ठोस AgNO3 को इसमें धीरे धीरे मिलाया जाता है, यह मानते हुए कि मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मुझे KSP दिख रहा है AgCl का, KSP दिख रहा है Ag2CrO4 का। बात सही भी है कि भाई अगर AgNO3 डलेगा तो वो Ag प्लस लाएगा, वो Cl माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा दोस्त, AgCl। और यही चीज क्रोमेट आयन के साथ मिलके क्या बनाएगी, मजा आएगा अभी तुमको, देखो बहुत मजा आएगा, ये बनेगा Ag2CrO4। सही बात है, बढ़िया बात है भाई। ये है 0.1 मोलर और ये है 0.001 मोलर। अब गौर से बात को समझे, सवाल कह रहा है कि Ag प्लस की ऐसी क्या सांद्रता मैं मिला दूं कि अवक्षेपण हो जाए, और मुझे यह समझा दो कि दोनों में से कौन पहले अवक्षेपित होगा, AgCl अवक्षेपित होगा कि Ag2CrO4 अवक्षेपित होगा। क्योंकि ये ठोस है ना, अगर ये ठोस है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि KSP AgCl का बराबर हो गया Ag प्लस इंटू Cl माइनस, हाँ या ना, मेक सेंस? ठीक है भैया। इसी तरीके से क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि KSP Ag2CrO4 का किसके बराबर है, इसके। सर आपने कहा था मजा आएगा, मजा तो हमको कुछ नहीं आ रहा, हमारे तो हाथ दुख गए। अबे मेरे भी तो दुख रहे हैं जब से भौंक रहा हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करोगे अभी, AgCl का KSP 1.7 इंटू 10 की घात माइनस 10 इक्वल टू Ag प्लस की सांद्रता हमको निकालनी है इंटू Cl माइनस। Cl माइनस कितना है, 0.1। तो यहां से अगर मैं Ag प्लस की सांद्रता पता करूं तो 0.1 से डिवाइड कर दे, मतलब 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा ये। अब देखो बेटा मजा आने ही वाला है, बस बिल्कुल आ गया, रास्ते में आ गया बिल्कुल। यहां से देखो भाई तुम, Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस का स्क्वायर है, वर्गमूल लेना मत भूलना, कसम है तुमको। ध्यान से देखो, KSP कितना है, 1.9 इंटू 10 की घात माइनस 12। क्या हम साथ साथ है, बिल्कुल साथ साथ है। क्रोमेट आयन कितना है, 0.001 है। अगर मैं इसको 10 की घात माइनस 3 मानूं तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे। अरे देखो भाई ये कितना बन गया, 1.9 इंटू 10 की घात माइनस 9 बन गया। अब अगर मैं इसका वर्गमूल ले लूंगा तो भैया ये हो जाएगा दोस्त 1.9 का वर्गमूल इंटू 10 की घात माइनस 3। अब 0.4 का स्क्वायर 1.6 होता है और 0.5 का स्क्वायर 2.5 होता है, यानी कि ये वैल्यू लगभग लगभग 0.45 मान लेते हैं। अगर 0.45 मान लेते हैं तो ये है 10 की घात माइनस 9 और ये है लगभग 0.45 इंटू 10 की घात माइनस 3। तो आगे के नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है, यही है जो पहले क्या होगा, अवक्षेपित हो गया। आ गया मजा, कौन पहले अवक्षेपित होगा, AgCl की Ag2CrO4? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन होगा। हाँ, पहले कौन अवक्षेपित होगा, AgCl। अगर AgCl अवक्षेपित होगा तो हमने बोला AgCl पहले अवक्षेपित होगा, क्योंकि अवक्षेपित होने के लिए Ag प्लस की आवश्यक मात्रा क्या है, कम। भैया अगर 2 ड्रॉप में ही काम हो गया तो मैं काहे 5 ड्रॉप का वेट करूंगा, 2 ड्रॉप में अवक्षेपण हो गया है, मेरा काम क्या हो गया, सी ऑप्शन। ध्यान से देखो, जल्दी से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ।
सही है भाई? चलिए आगे बढ़े। चलो दोस्त आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। तो हमने अवक्षेपण की प्रोफाइल भी कवर कर ली, बेरियम आयोडेट हो गया, विलेयता की बातें हो गई, अवक्षेपण की बातें हो गई। तो फिर क्या किया जाए? तो ध्यान से सुनो जरा मेरी बात एक। अगर हम लोग एक लिस्ट बनाएं, अगर हम लोग एक लिस्ट बनाएं कि सर बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं, एक लिस्ट बना देते हैं और उसके बाद में चीजों को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ध्यान से सुनते जाना। हमने सबसे पहले बोला कि सर हमने यहां पे सीखा था पीएच निकालना। हमने यहां पे क्या सीखा था? पीएच निकालना। पीएच निकालने के लिए सबसे बेसिक सूत्र आपने यह सिखाया था कि माइनस लॉग एच प्लस कर दो, काम बन जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको यह चेक करना पड़ेगा कि ये H प्लस जो है ये प्रबल अम्ल से आया है कि दुर्बल अम्ल से आया है। कारण अगर ये प्रबल अम्ल से आया होगा तो मैं बोलूंगा कि जितनी मेरी अम्ल की सांद्रता होगी उतना ही मैं क्या ले लूंगा, उतना ही मैं H प्लस ले लूंगा, प्रोवाइडेड ये एक क्षारकीय अम्ल है। पर अगर यही मेरा दुर्बल अम्ल हुआ, अगर यही मेरा दुर्बल अम्ल हुआ, तो हम बोलेंगे कि अगर ये C से शुरू हुआ है तो क्या H प्लस की सांद्रता भी C हो जाएगी? ना 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 ना, C में से कितना जाएगा? C अल्फा। एक मोल पे कितना बनेगा? C अल्फा। ये कितना बनेगा? C अल्फा। तो हमने आज ही क्लास में सवाल करे थे जिसमें हमने देखा था अल्फा बराबर आ रहा था रूट के ए बाय सी, H प्लस बराबर आ रहा था रूट के ए इंटू सी, और हम यहां से पीएच निकाल सकते थे। कुल मिला के गेम इतना सा है कि मुझे H प्लस सही पता करना आना चाहिए, अपना काम बन जाता है। ठीक बात है? बढ़िया। अगर ये वाली पीएच की कहानी मैंने पूरी कर ली, बेसिक वाली, तो अब क्या होता है? लवणों का जलीय अपघटन, फिर क्या होता है? बफर, और फिर क्या होता है? विलेयता। तो हमने ये बोला कि दोस्त ऐसा है, लवणों का जलीय अपघटन हम कब मानते हैं? हम बोलते हैं लवणों का जलीय अपघटन जब चलेगा, लवणों का जलीय अपघटन तब चलेगा जब मेरे पास अम्ल और क्षार का, जब मेरे पास अम्ल और क्षार का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोले तो पूर्ण उदासीनीकरण होगा। अम्ल और क्षार का पूर्ण उदासीनीकरण होगा, मतलब अम्ल के पूरे मोल खत्म, क्षार के पूरे मोल खत्म, बीकर में खाली क्या रह गया? लवण। अगर खाली लवण रह गया तो अब हम क्या करेंगे? लवण की कैटेगरी पहचानेंगे, टेबल हमने बनाई हुई है, वैसा पीएच निकाल देंगे। सही बात है? अच्छा, अगर मैंने बोला लवणों का जलीय अपघटन नहीं होता है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? वो बफर विलयन हो सकता है। अब बफर विलयन आपके पास में दो तरीके के हैं। क्या क्या है दो तरीके के? या तो अम्लीय बफर या फिर क्षारीय बफर। पर उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये चीज सर जब संभव है, कब संभव है? ये जब संभव है जब अम्ल और क्षार का कैसा उदासीनीकरण होगा? अपूर्ण उदासीनीकरण होगा। अम्ल और क्षार का क्या होगा? अपूर्ण उदासीनीकरण होगा। मतलब अपूर्ण में भी ऐसा है कि हमारे पास दो कैटेगरी है, या तो मेरे पास दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल के साथ में उसी के प्रबल क्षार का क्या हो? लवण हो, जैसे कि CH3COOH और उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ? CH3COONA। या फिर दूसरी कैटेगरी क्या है कि मेरे पास एक दुर्बल क्षार हो और उसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बनने वाला क्या हो भैया? लवण हो, NH4OH NH4Cl। हम इस चीज को एक और तरीके से भी बोल सकते हैं। मैंने बोला एक दुर्बल अम्ल हो, उसका संयुग्मित क्षार हो, एक दुर्बल क्षार हो, उसका संयुग्मित अम्ल हो। सही बात है ना भाई? बढ़िया। दोनों केसेस में पीएच और पीओएच निकालना मुझे आता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और अपूर्ण उदासीनीकरण का केस है, एक और एक्स्ट्रा केस है। कौन सा केस? जब आपके पास में खाली क्या बचता है? हमारे पास खाली अम्ल बचता है, कौन से वाला? दुर्बल वाला। या फिर खाली क्षार बचता है,
कौन से वाला, दुर्बल वाला। तो फिर वो हम फॉर्मूला लगा के ऑन द स्पॉट कॉल लेंगे कि क्या करना है। हमने जब क्लास में पढ़ा था ये टॉपिक, जितने भी प्रयास वाले बच्चे यहां पे बैठे हैं वो ध्यान से अपने नोट्स को चेक करना। हमने 3 केसेस बना के CH3COH प्लस NaOH के, और हमने तीनों केसेस में मोल निकाल के, सीमांत अभिकर्मक निकाल के चेक किया था कि कब ये वाला केस है, कब ये वाला केस है, कब ये वाला केस है। तो मैंने बोला एक केस तो हमारा बफर विलियन का हो जाएगा और एक केस हमारा जनरल वाला हो जाएगा। ये तो ऑन द स्पॉट ही कॉल लेना पड़ेगा डेटा देख के। सही बात है ना? बढ़िया। जब ये चीज कवर हो गई तो तीसरी चीज हमारे पास में आती है विलेयता। अब अगर मैं विलेयता की बात कर रहा हूं तो विलेयता में आप कैसे कैसे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो आपको KSP दे देगा, विलेयता पूछ लेगा। करें हमने ऐसे सवाल, आज बेरियम आयोडेट वाला अच्छा सवाल भी किया था। या फिर वो आपको क्या करेगा, सम आयन प्रभाव लगा के सवाल दे देगा, कॉमन आयन इफेक्ट। याद करो आज ही हमने किया है NaOH के साथ, जब मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया था और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP दिया था, तो भले ही KSP दिया हो, उसकी विलेयता क्या हो गई थी, नगण्य हो गई थी। ये वाला केस भी पॉसिबल है। और अगर ये दोनों केसेस आप कवर कर लेते हो तो एक अभी हमने ताजा केस पढ़ा है जिसका नाम था अवक्षेपण का सिद्धांत। अवक्षेपण पे भी प्रोफाइल आ सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरी एक समरी है कि अगर मेरे को आयनिक साम्यावस्था का कोई भी सवाल पेपर में ठीक करना है तो मैं इनमें से कोई कैटेगरी को कवर कर लूं, मेरा काम बन जाएगा। मुझे एक बात और भी पता है कि pH प्लस POH हमेशा ही क्या होता है, 14 होता है। पर यह चीज हमेशा किस ताप पे होती है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा या घटेगा पीएच स्केल में क्या चेंजेस आएंगे, हमने आज डिस्कस किए हैं। एक और बात, अगर अम्ल और संयुग्मित क्षार का कॉम्बिनेशन है या क्षार और संयुग्मित अम्ल का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी स्थिति में एक और रिलेशन आप पढ़ते हो जिसे क्या बोलते हो, Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। बट ये रिलेशन केवल जब वैलिड है जब अम्ल का संयुग्मित क्षार हो। फॉर एग्जाम्पल HCl है और Cl माइनस है, तुम ये नहीं कह सकते कि HCl और HSO4 माइनस में मैं ये वाला केस लगा दूं, नहीं। उभयधर्मी क्या होता है, लुईस अवधारणा क्या होती है, ब्रॉन्स्टेड सिद्धांत क्या होता है, आर्रेनियस सिद्धांत क्या होता है, वो हमने ढंग से कवर कर लिया। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि अगर आज का सेशन आपने ढंग से अटेंड किया होगा तो फिर आयनिक साम्यावस्था का कोई भी सवाल, चाहे मेंस लेवल पे आ जाए चाहे एडवांस लेवल पे आ जाए, अपनी गारंटी है सवाल फंसना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो सारे सवालों को सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं ये नहीं सुनना है, आपको हर सवाल जब रिवाइज करो तो ढंग से एक एक करके देखना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है और उसके बाद अपना आंसर मैच करना है। सही है भाई साहब? ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में बने रहिए, मिलते हैं अगली सभा में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।